वाला सबसे इम्पोर्टेंट आता है हमारे पास कि काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म लिखें कि कौन कौन सी चीज़ें जो होती है ना काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म यही होता है ना कि यूरिन जो होते हैं कॉन्सेंट्रेटेड बनते हैं। अब यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड किस तरह बनता है? जब इंटरस्टिशियल इनर मेडुला की हमारे पास हाइपर ऑस्मोलैरिटी हो ना, तो अब इंटरस्टिशियल मेडुला की जो हमारे पास हाइपर ऑस्मोलैरिटी में सबसे ज़्यादा किरदार अदा कौन करता है? यूरिया करता है। अब हम जानते हैं कि जो यूरिया होता है ना, वो इन रीनल मेडुलरी हाइपर ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करके रखता है और ये कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोडक्शन बनाता है। अब हम जानते हैं कि जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है 40 to 50% परमिएबल होता है हमारे पास यूरिया के लिए, लेकिन जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है और जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल होता है वो इम्परमिएबल होता है। अब ये इम्परमिएबल होता है हमारे पास किसके लिए? यूरिया के लिए। लेकिन जब हम लोग ईडीएच इंसर्ट करते हैं, ईडीएच क्या करता है कि यूरिया ट्रांसपोर्टर को इंसर्ट कर देता है, ठीक है। और ईडीएच के एक और क्या काम होता है? ईडीएच को हमें पता है कि जो ईडीएच क्या होता है कि ये फ्लूइड वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करता है। यानी अब वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी, किधर से हो जाएगी? फ्रॉम द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से और डिस्टल कन्वर्टिंग ट्यूब्यूल से। और यूरिया की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? बढ़ जाएगी। जब यूरिया की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो एरो के बाद क्या लिखा है? यूरिया इज रीअब्जॉर्ब इनटू द मेडुलरी इंटरस्टिशियम। किसके थ्रू? यूरिया ट्रांसपोर्टर UTA1 एंड UTA3 के थ्रू। फिर इसकी वजह से रीनल मेडुलरी हाइपर ऑस्मोलैरिटी हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। फिर जो यूरिया होता है इंटरस्टिशियम में जो होता है वो फिर जाता है डिसेंडिंग लिम्ब में। किसके थ्रू? यूरिया ट्रांसपोर्टर UTA2 के जरिए। अब जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारे पास प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल है। देखिए ऊपर यूरिया परमिएबल है, नीचे देखें असेंडिंग लिम्ब में डिसेंडिंग लिम्ब किसके लिए परमिएबल है? वाटर के लिए। असेंडिंग लिम्ब जो ऊपर जा रही है NaCl के लिए परमिएबल है। और ऊपर देखिए डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है वो हमारे लिए किसके लिए परमिएबल है? NaCl की परमिएबल है, ठीक है। और फिर जो कलेक्टिंग डक्ट है किसके लिए परमिएबल है? यूरिया के लिए परमिएबल है, ठीक है। और NaCl और वाटर के लिए भी है, ठीक है। ये ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग जो UTA1 और A3 की बात की थी, ये क्या है? यूरिया ट्रांसपोर्टर है। इनको कौन रेगुलेट कर रहा है? EDH रेगुलेट कर रहा है। जब EDH का लेवल बढ़ता है यानी फ्लूइड की एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगी ना, फ्लूइड क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। और UTA1 और A3 ये देखिए क्या कर रहे हैं कि ये यूरिया को कलेक्टिंग डक्ट से लेके किधर ट्रांसपोर्ट करें? इंटरस्टिशियम के अंदर। कलेक्टिंग डक्ट से लेके इंटरस्टिशियम के अंदर यूरिया को ट्रांसपोर्ट करें। और फिर इंटरस्टिशियम में जो हाइपर ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाती है मेडुलरी रीजन में, इंटरस्टिशियम में। फिर अब ये इंटरस्टिशियम में जो यूरिया था फिर ये जा रहा है फॉरन डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एनिमल, डिसेंडिंग में जो नीचे आ रहा है किसके थ्रू जाएगा? UTA2 के थ्रू। ये क्या कर रहा है? यूरिया की रीअब्जॉर्प्शन कर रहा है UTA1 और A3, ठीक है। और इसको रेगुलेट कौन करता है? UTA1 और A3 को ADH। अब ये एक MCQ है, बहुत कंफ्यूजिंग करता है कि उसने लिखा है कि पेशेंट डिहाइड्रेशन से आया है और मैराथन रेस में था और अब वो डिहाइड्रेशन हुई है, उसको उसका जो सोडियम का लेवल है वो बढ़ जाता है। क्योंकि हमें पता है ना, क्योंकि जब डिहाइड्रेशन होती है तो प्लाज्मा की जो ऑस्मोलैरिटी होती है वो बढ़ जाती है। यानी उसके अंदर जो आयंस होते हैं ना, डिहाइड्रेशन की वजह से आयन, सोडियम, पोटेशियम वो बढ़ जाएंगे तो हाइपर ऑस्मोलैरिटी हो जाएगी, यानी प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। और जो सोडियम का लेवल होगा वो बढ़ जाएगा, देखिए। और यूरिन की जो ऑस्मोलैरिटी है वो भी बढ़ जाती है, ठीक है। अब वो किस तरह बढ़ती है कि यूरिन की ऑस्मोलैरिटी किस तरह बनती है? ऑस्मोलैरिटी का मतलब है कि यूरिन के अंदर वाटर कम होगा, वो कॉन्सेंट्रेटेड होगा। ऑस्मोलैरिटी का क्या मतलब होता है? ज्यादा, कि वो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन होगा। कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन किससे बनता है? हमने पढ़ी थी कंडीशन, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन दो चीजों से बनता है। एक तो अगर हमारे पास एक्सेसिव अमाउंट में EDH होता है, या हमारे पास
वो काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म के थ्रू अगर इनर मेडुला के इंटरस्टिशियम में हमारे पास क्या हो कि उसकी हाइपर ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाए, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा इंक्रीज एडीएच रिलीज। क्यों एडीएच रिलीज यूरिन की ऑस्मोलैरिटी बढ़ा रहा है? इसकी वजह ये है कि एडीएच हमें पता है वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करता है। अगर एडीएच बहुत ज़्यादा बनेगा तो वाटर की बहुत ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसका मतलब है वाटर जब एडीएच का लेवल ज़्यादा होता है तो हमारे पास जो यूरिन होता है वो बनता भी कॉन्सेंट्रेटेड है। यही तो हमने पढ़ा था सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस में और नेफ्रोजेनिक में कि वहाँ पे जो एडीएच का लेवल होता है वो कम होता है। एडीएच का लेवल जब कम होगा तो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, तो डाइल्यूट यूरिन बनेगा। अब जो यूरिन की ऑस्मोलैरिटी है वो बढ़ेगी, यानी कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन होगा। कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन तब बनता है जब एडीएच ज़्यादा होगा। एडीएच होगा कि वो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को बहुत ज़्यादा फास्ट कर देंगे। जब वाटर की रीअब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होगी तो हमारे पास क्या होगा? वाटर की रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी तो क्या होगा? हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड वाटर की रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगी तो यूरिन में वाटर कम निकलेगा। फिर उस यूरिन में क्या होंगे? सॉल्यूट होंगे, कॉन्सेंट्रेटेड होगा, ठीक है। तो वो एडीएच की रिलीज से ये ज़्यादा होता है यूरिन ऑस्मोलैरिटी। अगर हम एडीएच की बात करें ना कि एडीएच रिलीज कब होता है, एडीएच जो रिलीज होता है वो जब प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सवाल कंफ्यूज किया हुआ है कि यूरिन की ऑस्मोलैरिटी बढ़ने की क्या वजह है। अभी हमने पढ़ा था कि कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनने की दो वजह होती है, हाई लेवल ऑफ एडीएच और काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है।